नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। आज से 42 दिन बाद भारत कितना बदलने वाला है, आज हम देश की जेब पर उस जीएसटी के असर का विश्लेषण करेंगे जो आजादी के बाद देश के अंदर सबसे बड़े टैक्स रिफॉर्म के तौर पर देखा जा रहा है। 1 जुलाई से जीएसटी को लागू होना है और इसकी दिशा में फाइनल कदम भी आज उठा लिया गया है। कल जीएसटी काउंसिल की 14वीं मीटिंग में 1205 सामानों के लिए टैक्स रेट तय कर दिए गए थे। आज जीएसटी काउंसिल ने सर्विस के लिए टैक्स रेट तय कर दिए हैं, जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को जीएसटी से बाहर रखा गया, जबकि टेलीकॉम सर्विस और हवाई उड़ान पर जीएसटी की दर इन सर्विस को महंगी कर देंगी। हम आपको आगे पूरी लिस्ट दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि जीएसटी से आपकी जेब पर क्या असर पड़ने वाला है, लेकिन उससे पहले जीएसटी की एबीसीडी को समझना जरूरी है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी उत्पादन पर नहीं बल्कि खपत पर आधारित टैक्स प्रक्रिया है। इसका मतलब है जहां सामान या सेवा की बिक्री होगी, सिर्फ वहीं पर उस सामान पर टैक्स लगेगा। अभी तक किसी सामान या सेवा पर केंद्र और राज्यों के अलग अलग टैक्स लगते थे और हर सामान हर जगह अलग कीमत का था। एक्साइज, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, परचेज टैक्स, एंट्री टैक्स, वैट, सेस मिलाकर करीब 17 टैक्स अभी लगाए जाते हैं। लेकिन इन सभी टैक्स को खत्म करके सामान और सेवा के आधार पर जीएसटी की अलग अलग दरें तय की गई हैं, जो हर जगह लागू होंगी। अभी एक ही सामान की कीमत अलग अलग राज्य में बहुत अलग अलग होती है, जिसे समान करने की दिशा में जीएसटी कारगर होगी। कस्टम ड्यूटी और स्थानीय निकायों के टैक्स को छोड़कर सामान और सेवा पर दूसरे सभी तरह के टैक्स खत्म होकर एक टैक्स लगेगा। अभी सामानों पर सब तरह के टैक्स मिलाकर करीब 31% टैक्स देना पड़ता था, जो अब अलग अलग सामान के हिसाब से 5 से 28% के बीच होगा। एक टैक्स से बिजनेस आसान होगा, टैक्स प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी, एक देश एक बाजार की तरफ बढ़ेंगे, कर चोरी कम होगी। जीएसटी कानून में यह भी है कि कंपनियों को लागत में बचत का फायदा ग्राहकों को देना होगा। जीएसटी कानून देश की संसद से पास हो चुका है। 10 राज्यों ने स्टेट जीएसटी को पास कर दिया है। 1 जुलाई से जीएसटी लागू हो जाएगा। श्रीनगर में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग, दूसरा दिन और फैसला जीएसटी के अंदर सर्विस टैक्स के रेट पर। आजादी के बाद देश के अंदर सबसे बड़े टैक्स रिफॉर्म की तस्वीर अब करीब करीब क्लियर हो चुकी है। कल जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में सामानों पर टैक्स की दरें तय हुई थी। आज सर्विस टैक्स की दरें भी सामने आ गई। जीएसटी काउंसिल ने सर्विस टैक्स के 4 स्लैब फाइनल किए हैं। इनमें 5%, 12%, 18% और 28% टैक्स के स्लैब हैं। टेलीकॉम और फाइनेंशियल सर्विस के लिए 18% टैक्स फाइनल किया गया। जीएसटी में ट्रांसपोर्ट सर्विस के लिए 5% टैक्स तय किया गया। हालांकि मेट्रो, लोकल ट्रेन, नॉन एसी ट्रेन और धार्मिक यात्राओं को जीएसटी से बाहर रखा गया। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को भी फिलहाल जीएसटी के अंदर शामिल नहीं किया गया है। One of the principal items will be that healthcare and education as a class will continue to be exempted. We've made sure that consumers don't have to pay more. So the net effect of goods and services is not going to be inflationary. जीएसटी में अब सिर्फ सोने और चांदी और दूसरे सामान पर टैक्स रेट को तय करना बाकी रह गया है, जिस पर 3 जून को जीएसटी काउंसिल की अगली मीटिंग होने वाली है। दावा यही किया जा रहा है कि टैक्स रेट जिस तरह तय किए गए हैं उसमें ज्यादातर सामान और सर्विस या तो सस्ती होगी या फिर करीब करीब वही कीमत रहेगी जो अभी है। महंगाई का कोई चांस नहीं। Obviously should be one of the key themes because it is a very extensive tax reform and to the extent that it is expected to really contribute to the ease of doing business. जीएसटी को लेकर राज्यों की अपनी आशंकाएं थी, जिन्हें दूर करने के लिए सहमति बनाने का लंबा दौर चला, क्योंकि जीएसटी से उन राज्यों को नुकसान होगा जहां मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होती है, क्योंकि जीएसटी में टैक्स सिर्फ वहीं पर लगेगा जहां वो सामान या सर्विस बेची जा रही है। इस नुकसान की भरपाई केंद्र करेगा।
टैक्स में भी केंद्र और राज्य का आधा आधा हिस्सा होगा। जीएसटी को 1 जुलाई से लागू होना है और इसके लिए फाइनल टैक्स रेट के ऐलान के साथ ही देश के सबसे बड़े टैक्स रिफॉर्म की तरफ फाइनल कदम उठा लिया गया है। लेकिन जीएसटी से देश को लंबे वक्त में कितना फायदा होगा, इसके बारे में अभी निश्चित तौर पर कहना मुश्किल है। फिलहाल उम्मीदें ही हैं कि जीएसटी देश की आर्थिक गाड़ी के लिए एक्स्ट्रा माइलेज वाला ईंधन साबित होगा। श्रीनगर से देवीना गुप्ता के साथ आज तक ब्यूरो। आज जीएसटी के रेट तय करने वाली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग का दूसरा दिन था। अब तक जीएसटी काउंसिल की 14 मीटिंग्स हो चुकी हैं। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के दूसरे दिन सर्विस के जीएसटी रेट के बाद में फाइनल फैसला हुआ है। हम आपको पहले इसके बारे में बता देते हैं। ट्रांसपोर्ट सर्विस पर टैक्स की सबसे कम दर 5% की गई, जो पहले करीब 6% थी। इससे ओला, उबर और दूसरी टैक्सी सर्विसेज कुछ सस्ती हो जाएंगी। नॉन एसी ट्रेन ट्रैवल, मेट्रो, लोकल ट्रेन, धार्मिक यात्राओं पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इकोनॉमी क्लास की हवाई यात्रा पर 5%, बिजनेस क्लास की यात्रा पर 12% टैक्स लगेगा। नॉन एसी रेस्टोरेंट में खाने के बिल पर 12% का टैक्स लगेगा। एसी रेस्टोरेंट और शराब बिक्री के लाइसेंस वाले रेस्टोरेंट पर 18% टैक्स लगेगा। 1000 रुपए के चार्ज से कम के होटल और लॉज को टैक्स से छूट मिली है। 2500 से 5000 रुपए के चार्ज के होटल पर 18% की दर से टैक्स लगेगा। 5 स्टार होटल के लिए जीएसटी का रेट 28% तय किया गया है। मोबाइल और दूसरी टेलीकॉम सर्विसेज पर 18% टैक्स तय हुआ है। बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं पर भी टैक्स की रेट 18% तय हुई। लग्जरी होटल, सिनेमा, रेस कोर्स, बेटिंग पर 28% टैक्स तय किया गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, यानी इन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। फ्लिपकार्ट, स्नैपडील जैसे ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियां जीएसटी का 1% टैक्स देना होगा। जिन सामानों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया, उनकी कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कल 1205 सामान के बारे में जीएसटी के रेट तय हुए थे। हम आपको बताते हैं कि कौन से सामान जुलाई से सस्ते या फिर महंगे हो जाएंगे। गेहूं, चावल, दूसरे अनाज, आटा, मैदा, बेसन जीएसटी से बाहर हैं। जहां इन पर वैट लगता है वहां सस्ते हो जाएंगे। पिज्जा, ब्रेड और इस तरह के दूसरे खाने के आइटम पर पहले 6% टैक्स लगता था, अब 5% टैक्स लगेगा, यानी सस्ते होंगे। नमकीन, भुजिया और इस तरह के दूसरे खाने के आइटम पर सब मिलाकर पहले 18% टैक्स लगता था, अब 12% टैक्स लगेगा, यानी सस्ते होंगे। पास्ता, नूडल्स, पेस्ट्री, केक और इस तरह के दूसरे फूड आइटम्स पर 18% टैक्स लगेगा। इनकी कीमत जस की तस रहेगी। दूध, दही, लस्सी, पनीर ये जीएसटी के दायरे से बाहर हैं। पहले भी टैक्स नहीं लगता था, अब भी टैक्स नहीं लगेगा। कीमत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। घी, चीज, बटर, ऑयल इन पर 12% टैक्स लगेगा। पहले 7% टैक्स लगता था, यानी ये महंगे हो जाएंगे। डिब्बा बंद दूध, पाउडर मिल्क पर 18% टैक्स लगेगा। पहले भी सब मिलाकर इतना ही टैक्स था। कीमत पर कोई असर यानी कि नहीं पड़ेगा। कच्ची सब्जियां और फल पर पहले भी कोई टैक्स नहीं लगता था, अब भी टैक्स नहीं लगेगा। कीमत जस की तस रहेगी। प्रोसेस्ड फल और सब्जियां सस्ती होंगी। पहले सब मिलाकर 11% टैक्स लगता था, जीएसटी में 5% टैक्स लगेगा। चाय, कॉफी सस्ते हो जाएंगे। पहले करीब 18% टैक्स लगता था, अब जीएसटी में सिर्फ 5% टैक्स लगेगा। फ्रूट जूस, वेजिटेबल जूस, मिल्क ड्रिंक और इस तरह के दूसरे प्रोडक्ट्स पर एक्साइज और वैट मिलाकर 12% टैक्स लगता था, जीएसटी भी उतना ही लगेगा। कीमत पर असर नहीं पड़ेगा। जैम, जेली और इस तरह के दूसरे प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे। पहले करीब 12% टैक्स लगता था, अब जीएसटी 18% लगेगा। चीनी और गुड़ पर अभी 6% टैक्स लगता था, अब 5% टैक्स लगेगा, यानी ये कुछ सस्ते हो जाएंगे। अगरबत्ती, धूप पर 12% जीएसटी लगेगा। पहले करीब 12.5% टैक्स लगता था, कीमतें कुछ कम होंगी। हेयर ऑयल, साबुन, टूथपेस्ट सस्ते होंगे। पहले सब मिलाकर 24% टैक्स लगता था, अब 18% जीएसटी लगेगा। मेकअप के सामान, सनस्क्रीन, लोशन, शैम्पू, हेयर क्रीम, हेयर कलर, शेविंग क्रीम, डिओडोरेंट महंगे होंगे। पहले 17% टैक्स था, अब 28% टैक्स लगेगा। किचन के सामान, केन,
पाइप, शीट पर करीब 18% जीएसटी लगेगा। पहले भी सभी टैक्स करीब करीब जोड़कर इतने ही था। कीमत जस की तस रही। हालांकि कई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जहां पर जीएसटी आपकी जेब के लिए महंगी पड़ेगी। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर अभी कुल मिलाकर 23% टैक्स लगता है, लेकिन जीएसटी में इसे 28% टैक्स स्लैब में रखा गया। इसका मतलब यह है कि टेलीविजन सेट, फ्रिज और एसी जुलाई से करीब 3 से 4% महंगे हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक आयरन, जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर, ये प्रोडक्ट भी महंगे हो जाएंगे। ऐसे आइटम्स पर 28% टैक्स दुनिया में सबसे ज्यादा है। छोटी कारों पर अभी करीब 31.5% टैक्स लगता है। जीएसटी में टैक्स करीब 28% और 1% सेस लगेगा, यानी छोटी कारें करीब 2.5% सस्ती हो जाएंगी। मझोली कारों पर कुल मिलाकर 49% टैक्स लगता है, जो अब करीब जीएसटी में 31% हो जाएगा, यानी ये कारें सस्ती होंगी। बाइक पर अभी 13 तरह के टैक्स लगते हैं, जिसे मिलाकर 28 से 35% तक टैक्स देना पड़ता है। अब जीएसटी में 28% टैक्स लगेगा। हालांकि 330 सीसी से ज्यादा की बाइक पर 3% का अतिरिक्त सेस भी लगेगा, जिससे इनकी कीमत जस की तस रहेंगी। जानकारों के मुताबिक अब सब जुलाई से जीएसटी लागू हो जाएगा। उसके बाद अगले कम से कम 6 महीनों में इसका असर दिखना शुरू होगा। इसीलिए अभी इस पर तत्कालिक असर के अलावा बिजनेस पर किस तरह का असर पड़ेगा, इसके बारे में पुख्ता तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे जापान, कनाडा, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया जैसे देश जहां जीएसटी लागू हुआ, वहां शुरुआती तौर पर देश की जीडीपी गिरी थी। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद कश्मीर के उन अलगाववादियों की बौखलाहट का विश्लेषण जो आज तक के खुलासे के बाद हमारी टीम पर हमला कर रहे हैं, धमकियां दी जा रही हैं। खबरदार में हम 2 दिन पहले अपने स्टिंग ऑपरेशन हुर्रियत के जरिए कश्मीर के अलगाववादियों का असली चेहरा सबके सामने लेकर आए थे कि किस तरह से कश्मीर में आजादी और अलगाववाद की आड़ लेकर ये लोग पाकिस्तान और हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों के पैसे से कश्मीर में हिंसा फैलाते हैं, स्कूलों में आग लगाते हैं, सरकार और सिस्टम को अस्थिर करने की साजिश करते हैं। वैसे तो ये बात छिपी हुई नहीं है, लेकिन पहली बार अलगाववादियों ने अपनी सारी करतूतें कैमरे पर कबूल की, जिसे पूरे देश और कश्मीर के लोगों ने भी देखा। जब किसी का असली चेहरा सामने आ जाता है तो उसकी बेचैनी, बौखलाहट दिखने लगती है। यही हाल कश्मीर में अलगाववादियों का है, जो आज तक की टीम पर गुस्सा उतार रहे हैं, हमले कर रहे हैं। कश्मीर के इन अलगाववादियों का असली चेहरा हमने आपको दिखाया था, अब इनकी गुंडागर्दी की तस्वीरें भी देखिए। आज तक स्टिंग ऑपरेशन के बाद हम पिछले 2 दिन से लगातार कश्मीर में उस गिलानी गैंग से प्रतिक्रिया लेने की कोशिश में लगे हैं जो कश्मीर में पाकिस्तानी फंडिंग के जरिए हिंसा की ठेकेदार बनी हुई है। इन लोगों की बोलती बंद है। आज सुबह 2 बार फोन करने के बाद हमारी टीम कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक के घर पहुंची तो यासीन मलिक के रिश्तेदार ने खुद हमें अंदर बुलाया। हम यासीन मलिक के कमरे के बाहर खड़े रहे, लेकिन जब हमने सवाल पूछे तो यासीन मलिक ने चिढ़कर खुद हमारी टीम पर हमला कर दिया। आज तक की रिपोर्टर कमलजीत संधू का फोन तोड़ दिया, उनका बैग छीनकर सामान फेंक दिया। आज तक की टीम के कैमरामैन विनोद पर हमला किया, थप्पड़ मारे। हमारी सहयोगी कमलजीत संधू और उनकी टीम के साथ यासीन मलिक ने किसी गुंडे की तरह कैसे हमला किया, यह खुद कमलजीत संधू से सुन लीजिए। हुर्रियत के नेता और जेकेएलएफ के लीडर यासीन मलिक ने आज सुबह हमारे साथ बदसलूकी की। आज तक इंडिया टुडे के स्टिंग के बाद हम हुर्रियत के नेताओं से उनका रिएक्शन मांगना चाह रहे थे और इसी वजह से हमने पहले 2 बार उन्हें सुबह फोन कॉल किया और उसके बाद हम उनके पास पहुंचे। आपको बता दें, जब हम उनके घर पहुंचे तो उनकी बहन या उनके किसी रिलेटिव ने हमें ऊपर से ही बोला कि वो अंदर हैं, आप अंदर आ जाइए। जिसके बाद हमने अपने जूते उतारे, हम सीधा उन्हीं के घर पहुंचे। वहां पे वो अपने रूम के अंदर थे, लेकिन हम बाहर ही खड़े रहे। वहां से हमने पूछा कि हम इंडिया टुडे से आए हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि नईम खान के स्टिंग के बाद हुर्रियत का क्या कहना है, क्या वो कंडेम करते हैं जो बात आ रही है कि 35 स्कूल जलाए गए हैं, पाकिस्तान से पैसे लिए गए हैं, स्टोन पेल्टिंग कराई गई है। उसके बाद भड़के हुए वो बाहर आए, उन्होंने कहा कि हम उनका स्टिंग कर रहे हैं। हमने उन्हें कहा कि स्टिंग ऑपरेशन हो चुका है, हम सिर्फ रिएक्शन के लिए यहाँ पे आए हैं। उसके बाद उन्होंने मेरा फोन पकड़ा और बैग से फोन निकाल डाला और आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो फोन है उन्होंने छीन के तोड़ दिया। हमने उन्हें कहा ये करने की जरूरत नहीं है, अगर आप बोलते हैं हम सीधा सीधा घर छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन वो मौका उन्होंने हमें नहीं दिया।
मेरे साथ कैमरा पर्सन विनोद थे। वो समझ गए कि सिचुएशन थोड़ी खराब है। तुरंत वो कैमरा लेके पहले बाहर भागे। उन्होंने कैमरा कार के अंदर देखा और वापस मेरे लिए आए। जब वो आए तो यासिन मलिक काफी गुस्से में थे। फोन तोड़ने के कारण उनका हाथ कट गया था, जिसकी वजह से हाथ से खून बहने लगा। और जब उन्होंने विनोद कुमार को थप्पड़ मारा, आप देख सकते हैं पीछे ये जो खून के निशान हैं वो उनके हैं। बड़ा सवाल ये है कि क्यों वो जवाब देने के लिए राजी नहीं हुए और उनको ऐसी क्या आपत्ति थी। उनके पास विकल्प था कि वो हमें बोलते कि हम घर छोड़ के चले जाएं। वो कह सकते थे हम इस पे रिएक्ट नहीं करना चाहते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने असॉल्ट किया आज तक की टीम को। आपने कमलजीत संधू को सुना कि कैसे यासीन मलिक ने उनका फोन तोड़ा, बैग छीना, सामान फेंक दिया। आज तक के कैमरामैन विनोद को थप्पड़ मारे। लेकिन ये गुंडागर्दी करने के बाद यासीन मलिक मीडिया वालों को बुलाकर पत्रकारिता के प्रवचन दे रहे थे, नैतिकता की बातें कर रहे थे। लेकिन इस सवाल पर उनकी बोलती बंद है, जो सवाल आज तक ने अपने स्टिंग ऑपरेशन हुर्रियत से उठाए हैं। कश्मीर के अलगाववादी अब हमको धमकियां दे रहे हैं, खबर हटाने के लिए डरा रहे हैं, लेकिन आज तक इन धमकियों से डरने वाला नहीं है। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन के बाद अलगाववादियों की पाकिस्तानी और टेरर फंडिंग पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। पूरा देश और पूरा कश्मीर के इन असली दुश्मनों का असली चेहरा देख चुका है। हिंदुस्तान के टीवी चैनल्स, हिंदुस्तान के रिपोर्टरों ने जर्नलिस्ट एथिक्स की असमदरी की है। कभी ये तहरीक पेड, स्टून पेल्टिंग पेड, एजुकेटेड लड़के शहीद हो रहे हैं, हिंदुस्तानी जर्नलिस्टों के मुताबिक ये पेड। कश्मीर में हिंसा और आतंक के प्रोफेसर अब पत्रकारिता पर प्रवचन दे रहे हैं। वो जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी हाफिज सईद के साथ बैठते रहे हैं, वो हमें नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। वो जिनके साथियों ने पाकिस्तान के पैसे से कश्मीर की सुपारी ले रखी है, वो आज तक को पत्रकारिता का ज्ञान दे रहे हैं। वो जिनके साथी कश्मीर में स्कूलों को आग लगाने की बात कबूल रहे हैं, वो हमें सिखा रहे हैं कि रिपोर्टिंग क्या होती है। तो ये स्कूल जलाना भी हुर्रियत की मूवमेंट का हिस्सा है। हालात को खराब करने के लिए आपको पैरोस चाहिए, चाहे वो रेलवे स्टेशन जले, पुलिस स्टेशन जले, चाहे स्कूल जले, पंचायत जले, अलग चाहे हॉस्पिटल। जाती तौर में हॉस्पिटल के खिलाफ नहीं होना चाहिए। तो मतलब कैओस क्रिएट करने के लिए यू हैव टू डू सर्टेन थिंग्स। प्रैक्टिस गए आपने जलवाए, चलता है, ये इसमें ज्यादा नहीं जाएगी। इसने जलाए, उसने जलाए, हमें ये है कि प्रैक्टिस जले। तो सपोर्ट तो आप ही का है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। वो तो है जले बिकॉज ऑफ हम ही तो थे वहाँ। नईम साहब नहीं होते तो फिर सपोर्ट नहीं होगा तो कैसे हो जाएगा? कोई भी चीज सपोर्ट के बगैर नहीं। सुन लिया आपने, यही दिखाया था आज तक ने अपने स्टिंग ऑपरेशन हुर्रियत में। आजादी ब्रिगेड और गिलानी गैंग का असली चेहरा कैमरे पर सामने आ गया। अब बौखलाहट तो होगी ही। आज तक ने पोल खोल दी है उन सभी की जो खुद को कश्मीर का स्वयंभू ठेकेदार समझते हैं, लेकिन असल में पाकिस्तान और हाफिज सईद के पैसे से हिंसा के कॉन्ट्रैक्टर हैं। हाफिज सईद ने गिलानी साहब को फंड किया है, कितना था? सब कुछ तो नहीं पूछते, बट हमें जहाँ जहाँ पता चलता है वो ठीक ठाक किया उन्होंने भी किया। 10-20 करोड़ ज्यादा किया। राष्ट्रीय रजिस्ट्रेशन तो आपसे, क्योंकि उसको ये फायदा हुआ, उसने पूरे पाकिस्तान में एक ड्राइव भी फिर चलाया इस नाम पे ना, कलेक्शन ऑफ फंड्स के नाम पे। नईम खान कोई छोटा मोटा अलगाववादी नहीं, गिलानी गैंग का बड़ा नेता है। फारूक अहमद डार, गाजी जावेद बाबा, ये सभी गिलानी, यासीन मलिक, मीरवाइज के अलगाववादी गैंग के बड़े चेहरे हैं, जिनकी पोल पहली बार कैमरे पर आज तक ने अपने स्टिंग ऑपरेशन में खोल दी है। कश्मीर के इस गैंग तक पाकिस्तान और टेरर फंडिंग की जांच शुरू हो चुकी है। इंडिया टुडे चैनल ने जो एक न्यूज़ आइटम चलाया था, उसकी हमने कॉग्निजेंस ली है और उसके बेसिस पे हमने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रजिस्टर की है। ये बुज़दिलाना और कायराना हमला है। ये जो अलगाववादी नेता हैं, चाहे नईम खान है, यासीन मलिक है, अली शाह गिलानी है, इनकी काली करतूतों को जब आज तक ने और इंडिया टुडे ने पूरी दुनिया के सामने जब रखा, तो ये लोग बुखला गए हैं। जैसे कि मीडिया कर्मी जो काम करते हैं, वो अपने सभी देश के वासियों को भी खबर पहुंचाते, कश्मीर घाटी में भी लोगों के खबर पहुंचती है, तो उनके लिए जो इस तरह का हल्ला करना, मैं उसका बिल्कुल ही हम लोग उसका कंडेम करते हैं।
आज तक के ऑपरेशन हुर्रियत से कश्मीर के अलगाववादी गैंग में हड़कंप मचा है। देश ही नहीं, कश्मीर को भी इस अलगाववादी गैंग की असलियत पता चल गई है। इसीलिए बौखलाहट है, इसीलिए बेचैनी है, इसीलिए आज तक की टीम को धमकियां दी जा रही हैं, आज तक की टीम पर हमले किए जा रहे हैं। लेकिन आज तक हिंसा और आतंक के इन ठेकेदारों से डरने वाला नहीं। श्रीनगर से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक के ऑपरेशन हुर्रियत के आधार पर एनआईए की टीम शुरुआती जांच में लग गई है। नईम खान, फारूक अहमद डार और गाजी जावेद बाबा के खिलाफ केस चलाकर जांच हो रही है। आज एनआईए की टीम आज तक के दफ्तर में आई और स्टिंग ऑपरेशन के टेप को देखा। जांच के लिए हमने वो टेप उन्हें सौंप दिए हैं। एनआईए के आईजी से भी हमने बात की है। इंडिया टुडे और आज तक के पड़ताल के बाद पूरे देश में खलबली मच चुकी है। एनआईए ने कॉग्निजेंस लिया। हमारे साथ एनआईए के आईजी साहब खुद आलोक मित्तल साहब। सर ये बताएं, क्या आप लोगों ने कॉग्निजेंस लिया और क्या एक्शंस ले रहे हैं? हम लोगों ने एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रजिस्टर की है एनआईए में, और जिसमें जो फंड्स हवाला के थ्रू आ रहे हैं पाकिस्तान से, जो पाकिस्तान में एजेंसीज हैं, ग्रुप्स हैं, उनकी तरफ से जो फंड्स आ रहे हैं हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडर्स के पास, और वहाँ पर जो कश्मीर में पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया जा रहा है, स्कूल्स को बंद करने का है या सबवर्सिव एक्टिविटीज़ के लिए है, हमने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रजिस्टर की है। और हमारी एक टीम जिसमें काफ़ी सीनियर ऑफिसर्स हैं वो आज श्रीनगर पहुँच गई है और उन्होंने इंक्वायरी शुरू कर दी है। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है एक एविडेंस के तौर पर? नहीं, ये इम्पॉर्टेंट एविडेंस है, और जो इसमें कहा जा रहा है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सीरियस एलिगेशंस हैं और इनकी एक बार विस्तार से जांच हो जाए उसके बाद हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। इसमें ये भी ज़रूरी है कि ये पैसे आने का जो चैनल है हवाला ऑपरेटर्स के थ्रू, वो कैसे ऑपरेट हो रहा है और कौन कौन लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, उन लोगों के बारे में भी पता करेंगे और उनकी जांच। खबरदार में अब हम इंटरनेशनल कोर्ट में पाकिस्तान की करारी हार के बाद वहां दिख रही राष्ट्रीय शोक की लहर का विश्लेषण करेंगे। जाधव केस में हार से पाकिस्तान को जंग हारने जैसी पीड़ा हो रही है। मीडिया डिबेट में, पॉलिटिकल सर्कल्स में और आम चर्चा में नवाज शरीफ सरकार की अभूतपूर्व फजीहत हो रही है, जिसके बाद शरीफ सरकार को नया पैंतरा दिखाने पर मजबूर होना पड़ा है। नए लीगल एक्सपर्ट उतारे जा रहे हैं। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार की अर्जी दे दी है। कुल मिलाकर पाकिस्तान में भूचाल है। इस वक्त वहां जो कुछ भी हो रहा है उससे उसके सदमाग्रस्त मानसिक स्थिति का पता चलता है। The court first unanimously indicates the following provisional measures. Pakistan shall take all measures at its disposal to ensure that Mr. Jadav is not executed pending the final decision in these proceedings. इस फैसले से पाकिस्तान की वैचारिक शांति भंग हो गई है। ये उस हताश परास्त पाकिस्तान के टूटे मनोबल का सबूत है जिसने कुलभूषण जाधव को फांसी पर चढ़ाने को राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया था। अब अंतर्राष्ट्रीय अदालत में मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान खिसियानी बिल्ली की तरह खंभा नोचने में लगा है। अंतर्राष्ट्रीय अदालत का फैसला जहर के कड़वे घूंट की तरह पाकिस्तान के गले में फंस सा गया है। पाकिस्तान बुरी तरह तिलमिला रहा है। सारा ठीकरा नवाज शरीफ के सिर पर फोड़ा जा रहा है। इमरान खान तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये पूरा मैच ही फिक्स था। नवाज शरीफ की भारत से डीलिंग हो चुकी थी। नवाज सरकार ने जाधव को आनन फानन में फांसी देने की तैयारी कर आग से खेलने की कोशिश की थी। अब उसी आग में शरीफ सरकार का रोम रोम जलने लगा है। खाल बचाने की कोशिश में मियां नवाज कुछ नए कदम उठाने की तैयारी में हैं ताकि आवाम के गुस्से से फौरी राहत मिल पाए। पहला बड़ा और अहम फैसला यह है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट में नई लीगल टीम उतारेगा। पाकिस्तान में यह धारणा जबरदस्त तरीके से मजबूत हुई है कि वकील ख्वार कुरैशी ने पाकिस्तानी जनता की कमाई के 50 लाख पाउंड लूटकर मिट्टी पलीत करवा दी। बावजूद इसके सूत्रों के मुताबिक ख्वार कुरैशी ही मुकदमे की पैरवी जारी रखेंगे। यूएई में पाकिस्तान के राजदूत, सार्क के डीजी और नीदरलैंड के पाकिस्तान के एम्बेसडर को टीम में रखा गया है। नवाज सरकार अगला कदम तय करने से पहले ऑल पार्टी मीटिंग भी बुला सकती है। इंटरनेशनल कोर्ट में तगड़ी किरकिरी के बाद शरीफ सरकार अब ये कह रही है कि फांसी की सजा पर कोई समझौता नहीं होगा।
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान आया है कि जाधव का केस अंदरूनी सुरक्षा से जुड़ा है, इसीलिए समझौते का सवाल ही नहीं उठता। सरताज अजीज भी आंतरिक सुरक्षा की डफली पीटने पर लग गए हैं। नेशनल असेंबली के स्पीकर अयाज सादिक ने भी बयान जारी कर दिया है कि कुलभूषण का केस राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है, जिस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अभी तो आधा फैसला ही आया है और पाकिस्तान में सियासी भूचाल सा आ गया है। आज नहीं तो कल उसे जाधव को बाइज्जत बरी करना पड़ेगा, तब पाकिस्तान की तिलमिलाहट वाकई देखने लायक होगी। आज तक ब्यूरो।